हेलो गाइस, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। गाइस उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। गाइस इस वीडियो में हम करने वाले हैं इकाई 2 जिसका नाम है दक्षिण एशिया में स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद के संघर्ष। इस इकाई के हम कुछ लास्ट पॉइंट करने वाले हैं। इस वीडियो में थर्ड पार्ट है ये इस इकाई का। इसमें हम जानेंगे नेपाल, भूटान और मालदीव के कुछ स्वतंत्रता संग्रामों के बारे में। इस वीडियो से पहले हम इकाई 1 को बिल्कुल अच्छे से पढ़ चुके हैं एक ही वीडियो में। इसके बाद इकाई 2 की 2 वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी है। ये पूरी सीरीज एग्जाम से पहले हमारे चैनल पर आ जाएगी। गाइज इस वीडियो में हम इकाई 2 की शुरुआत करने वाले हैं। चलिए गाइज शुरुआत कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए गाइज शुरुआत कर लेते हैं नेपाल से। नेपाल के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी से पहले हम इसके प्रारंभिक इतिहास को देख लेते हैं। नेपाल को कई स्वतंत्र रियासतों में विभाजित किया गया था। 18वीं सदी के मध्य में गोराख रियासत के प्रमुख पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को पूरे एकजुट कर लिया था और शाह वंश की स्थापना कर दी थी। नेपाल की वर्तमान सीमा 1814 में ब्रिटिश शासकों के साथ युद्ध के बाद अस्तित्व में आई। नेपाल ने काफी मात्रा में खो दिया था ब्रिटिश भारत के लिए क्षेत्र, लेकिन इसने अपनी संप्रभुता को ब्रिटिश मान्यता दे दी। भले ही नेपाल पर अंग्रेजों ने कब्जा नहीं किया, लेकिन नेपाल फिर भी पूरी तरह से कभी स्वतंत्र अपने आप को नहीं बता सका। जब भारत को स्वतंत्रता मिली, नेपाल ने उसी समय अपनी स्वतंत्रता की स्थिति की घोषणा की थी। नाबालिग उत्तराधिकारी पृथ्वी नारायण के उत्तराधिकारी बने थे, इसलिए प्रधानमंत्री के अपार राजनीतिक शक्तियों का संचालन करना शुरू किया। नाबालिग स्थिति में परिणाम स्वरूप साजिश और षड्यंत्र, हत्या और प्रति हत्या की अस्थिर स्थिति उत्पन्न हो गई। 19वीं सदी के मध्य तक जारी रही ऐसी स्थितियां जब जंग बहादुर राणा ने सभी प्रतिद्वंदी राजनीतिक गुटों को समाप्त कर दिया और राजा को नाम मात्र का मुख्य बना दिया, तो शाह शासक जैसे महल के मैदान में एकांत में रखे गए थे और संसद जारी करने के लिए कहा गया था। एक शाही फरमान लागू कर दिया था। जंग बहादुर को नागरिक और सैन्य प्रशासन, विदेशी संबंधों में पूर्ण अधिकार प्रदान था। इस संसद ने राणा को प्रधानमंत्री का पद भी दिया गया, जिसने देश में राणा परिवार के शासन के लिए कानून आधार प्रदान किया। राणा प्रधानमंत्रियों की शक्ति अत्यंत नाजायज थी। राजा द्वारा जिम्मेदारी की त्याग और उनके आभासी कैद पर आराम करने के कारण राणा शासन निरंकुश और प्रतिक्रियावादी बन गया, ताकि उनके अधिकारों को किसी भी चुनौती को ना रोका जा सके और किसी प्रकार कि इस प्रक्रिया में वे नेपाल को दुनिया भर में और यहाँ तक कि आसपास के भारत में हो रहे कई परिवर्तनों से अलग करने में सफल रह सकें। नेपाल पूरी तरह से अलग थलग नहीं था। भारत में सुधार आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य में मध्य वर्ग को गहराई से प्रभावित करता था। राणा शासन द्वारा शिक्षित वर्ग की आधुनिकतावादी आकांक्षाओं के दमन ने राणा विरोधी आंदोलनों को जन्म दिया, जिसकी वजह से नेपाली निर्वासित और जो शिक्षा के लिए भारत आए थे उन्हें संघ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य नेपाल में एक लोकप्रिय आंदोलन का निर्माण करने का बना। इसका राणा प्रणाली को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदलना था इसका उद्देश्य। 1930 के दशक में इनमें से कुछ संगठन जैसे कि नेपाली नागरिक अधिकार समिति, प्रचंड घोरका, प्रजा परिषद आदि ने भारत के निर्वाचन में रहे ही नेपाली लोगों द्वारा गठित किया गया एक समूह बनाया। नेपाल में तत्कालीन राजनीतिक सुधार और राणा के शासन को समाप्त करने की मांग की। इससे नेपाल में आंतरिक अशांति फैल गई। नेपाल में ये विकास उपमहाद्वीप से ब्रिटिश वापसी की तैयारी के साथ हुआ। यह ध्यान दिया जा सकता है कि राणा प्रणाली को भारत में ब्रिटिश शासकों द्वारा समर्थित और बनाए रखा गया था, जिन्हें राणा को एक उपयोगी और अधीन सहयोगी के रूप में देखा।
देश के भीतर का माहौल भी राणा के पक्ष में नहीं था। स्पष्ट कारणों से राजा को राणा विरोधी ताकतों के साथ जोड़ दिया गया। इसके अलावा परिवार में विस्तार और अनाकार वंश की विभिन्न श्रेणियों के कारण राणा में स्वयं आंतरिक अंतर्विरोध हो गया था। तो परिवार के पदानुक्रम और वंश के निचली स्थितियों में राणा या तो सीधे तौर पर राणा विरोधी आंदोलन में शामिल हो गए थे या फिर परोक्ष रूप से सत्तारूढ़ मंडली का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनका पितृत्व व्यवस्था को कोई दावा नहीं था। परिवर्तन की ताकतों से कैसे निपटा जाए, इस पर राणा शासकों के बीच विचारधारा और रणनीति के तीव्र मतभेद शुरू हो गए। ऐसी परिस्थिति में तत्कालीन राणा प्रधानमंत्री पद्मा शमशेर ने लोकतांत्रिक आंदोलन के नेता के साथ समझौता करने के बारे में सोचा। इस परिवर्तन में रवैये ने नेपाल में राजनीतिक सुधार और संवैधानिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इसी बीच 1948 में राणा मोहन शमशेर ने नेपाल का पहला लिखित संविधान प्रख्यापित किया। उन्हें लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान करवाए। राणा की पारंपरिक शक्तियों को परेशान किए बिना पारंपरिक पंचायत प्रणाली को पुनर्जीवित कर दिया। राणा प्रधानमंत्री ने नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। नए संविधान को लागू करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो राणा विरोधी ताकतें अगस्त 1948 में कोलकाता में नेपाल डेमोक्रेटिक कांग्रेस बनाने के लिए एक साथ आई। इस समूह ने किसी भी तरह से राणा को उखाड़ फेंकने की वकालत की। सहस्त्र विद्रोह सहित जनवरी 1949 और जनवरी 1950 में सेना के तख्ता पलट की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। राणा सरकार ने जब गिरफ्तार किया, बीपी कोइराला और अन्य आयोजकों ने अक्टूबर 1948 में और शासन विरोधियों को कठोर परिस्थितियों और यहां तक कि जेल में यातना के अधीन किया गया। इसके लोकतांत्रिक विद्रोहियों ने फिर से इसका विद्रोह किया। राष्ट्रवादियों के लिए ब्रेक 1950 में आया, जब राजा त्रिभुवन और उसके परिवार ने भारत में शरण मांगी। कई राणा विरोधी संगठनों ने तब नेपाली कांग्रेस के बैनर तले एक साथ मिलकर राणा शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष शुरू कर दिया। नेपाली कांग्रेस ने सीमावर्ती शहर वीरगंज में एक अस्थायी सरकार की स्थापना की। जब उसकी सेना ने राणाओं से बहुत से तराई पर कब्जा कर लिया था। इस स्तर पर भारत, जिसने अभी नेपाल में राणा शासन को मान्यता दी थी, 1950 में शांति और मित्रता की संधि संपन्न की थी। एक सौहार्द रास्ता खोजने के लिए हस्तक्षेप करने का फैसला किया। भारत ने संकट की स्थिति में नेपाली राजनीति के 3 खंडों, राणाओं, लोकप्रिय नेताओं और राजा के साथ समझौता करने के लिए मध्यस्थता की। भारत का दृष्टिकोण यह था कि नेपाल को एक मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। पारंपरिक अभिजात वर्ग को संरक्षित किया जाना चाहिए, साथ ही लोकतंत्र की दिशा में कुछ प्रगति की जानी चाहिए। फरवरी 1951 में नई दिल्ली में संपन्न हुए समझौते में राणाओं और नेपाली कांग्रेस के गठबंधनों के साथ साथ राजशाही की स्थिति और शक्ति की बहाली की परिकल्पना की गई थी। लेकिन जो राजा थे वो काठमांडू लौटने के बाद फरवरी 1951 में 5 राणाओं और 5 नेपालियों कांग्रेस पार्टियों के सदस्यों के साथ मोहन शमशेर की अध्यक्षता में एक आंतरिक मंत्रालय की शपथ ली। राजा ने राणा परिवार की सभी वंशागत शक्तियों और विशेषाधिकारों को रद्द करते हुए एक लाल मोहर जारी की। इस प्रकार 104 वर्षों तक चली शासन व्यवस्था 104 दिनों में ध्वस्त हो गई। अब बात कर लेते हैं भूटान की। 17वीं शताब्दी में कई छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था भूटान। पूर्वी भूटान में एक तिब्बती राजकुमार के वंशजों द्वारा एक शासक घर की स्थापना की गई थी। विभिन्न बौद्ध मठों के स्कूल द्वारा नियंत्रित था ये पश्चिमी क्षेत्र। राजकुमार अबोट शबंद्रू
नगवांग नामग्याल 1616 में तिब्बत से शरणार्थी के रूप में भूटान पहुंचा। बौद्ध धर्म के अपने स्कूल से संबंधित मौजूदा मठों की मदद से भूटान को एकजुट करने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष में सुबंद्रुंग ने प्रतिद्वंदी स्कूलों को हराया और तिब्बत से लगातार आक्रमणों को भी खदेड़ दिया। देश को एकजुट किया, लेकिन उनकी मौत के बाद भूटान में एक बार फिर से खलबली मच गई। उथल-पुथल से उदयन वांगचू उभरा, जिन्होंने भूटान में व्यवस्था और शांति बहाल की और 1907 में वर्तमान वंशानुगत शासक घर की स्थापना की। इसके बाद 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई, तो इसकी सीमाएं भूटान के क्षेत्र को छूती थी। परिणामस्वरूप ब्रिटिश और भूटानी के बीच एक समय समय पर झड़प होती रहती थी। तो 1864 और 64 से 65 तक पूर्ण पैमाने पर एंग्लो भूटानी युद्ध का नेतृत्व किया, जिसने सीमा को बसाया। जिसके बाद चीन और तिब्बत की कीमत पर भूटान में ब्रिटिश प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता गया। 1910 में चीनी विरोध के बावजूद उदयन वांगचुक ने भारत के ब्रिटिश शासक के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किया, जिसमें वह अपने बाहरी मामलों के संबंध में ब्रिटिश सरकार की सलाह से निर्देशित होने के लिए सहमत हुआ। बदले में ब्रिटिश सरकार ने भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया। अगले वर्ष राजा ने प्रसिद्ध दिल्ली दरबार में भाग लिया। वह इस तथ्य को जानता और स्वीकार करता था कि भारत के सीमांत के अलावा किसी को भी दरबार में भाग नहीं लेना था। हालांकि अंग्रेजों ने भूटान को एक भारतीय राज्य के रूप में नहीं माना था। सामान्य रूप से देसी राजकुमारों पर लागू होने वाली नीतियों को नहीं अपनाया गया था, और जैसे कि मान्यता देना और विनियमित करना, राज्यों के लिए खतरा या फिर घोर कुशासन के मामले में हस्तक्षेप करना था। जब भारत स्वतंत्रता के कगार पर था, तो उस समय भूटान सरकार को आकांक्षा थी कि भारत सरकार भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। तो इस बीच एक काउंटर बैलेंस के रूप में लंदन में ब्रिटिश सरकार के साथ कुछ संबंध रखना चाहती है। हालांकि जब भूटानी प्रतिनिधिमंडल नई भारत सरकार के साथ एक स्थिर संधि पर बातचीत करने के लिए नई दिल्ली गए, तो वह नए भारतीय शासन की ईमानदारी से प्रभावित हुए। भूटान सरकार और सिक्किम में राजनीतिक अधिकार ने अगस्त 1949 में दार्जिलिंग में 1949 की भारत भूटान संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि में स्पष्ट रूप से भूटान को एक संप्रभुत्व शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया था, और भारत ने भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया था, जबकि भूटान ने अपने बाहरी संबंधों में भारत की सलाह से निर्देशित होने के लिए सहमति दिखाई थी। संधि को लागू करने में उत्पन्न होने वाले विवादों के मामले में एक भूटानी प्रतिनिधि और भारत के संघीय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के बीच भूटान द्वारा नामित अध्यक्ष के साथ एक मध्यस्थता परिषद के गठन की भी परिकल्पना की गई थी। इन शर्तों ने दोनों को अनुबंधित पक्षों की संतुष्टि के लिए काम किया। तो ये थी भूटान की स्वतंत्रता की कहानी। अब बात कर लेते हैं मालदीव के बारे में। मालदीव के प्रारंभिक इतिहास के बारे में हमें अभी तक कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं पता है। यहाँ की शुरुआती निवासी दक्षिण भारत की हुआ करती थी, ऐसा माना जाता है। तो 4वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका से इंडो यूरोपीय वक्ताओं ने उनका अनुसरण किया है, और 1ली शताब्दी ईस्वी में
पूर्वी अफ्रीकी और अरब देशों के नाविकों द्वीपों पर आए होंगे, ऐसा माना जाता है। इसलिए भारतीय जातीय पहचान धर्म और भाषा द्वारा प्रबलित इन संस्कृतियों का मिश्रण है ये। तो मूल रूप से बौद्ध मालदीव को 12वीं शताब्दी के मध्य में सुन्नी इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया था और तब से मालदीव अपने अधिकांश इतिहास के लिए एक इस्लामी सल्तनत के रूप में शासित रहा है। यह तटीय भारत में कन्नौर के राजा की सीमांतों की अधीनता में आ गया है। अपने इतिहास में पहली बार मालदीव विदेशी सत्ता के सीधे नियंत्रण में आया जब पोर्तुगीज ने 1553 में उत्तरी द्वीप पर कब्जा कर लिया था। तो 15 वर्षों के भीतर योद्धा देशभक्त मोहम्मद बोडू जुकुरू के नेतृत्व वाले लोगों द्वारा पुर्तगालियों को खदेड़ दिया गया था। बाद में सुल्तान ने पुर्तगालियों के साथ एक संधि की थी जिसने उनकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था और मालदीव को सीलोन में पुर्तगालियों को एक निश्चित वार्षिक श्रद्धांजलि भेजने के लिए मजबूर किया गया था। तो जब डच और बाद में अंग्रेजों द्वारा सीलोन पर अपनी पकड़ स्थापित की गई तो मालदीव के सुल्तान ने सीलोन में यूरोपीय गवर्नर को वार्षिक श्रद्धांजलि भेजने की प्रथा जारी रखी। तो यह प्रथा 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक जारी रही। यूरोपीय लोगों ने मालदीव की स्थानीय सरकार और आंतरिक मामलों को अकेले छोड़ दिया। द्वीपों के सामरिक महत्व को जानने के साथ साथ ब्रिटिश प्रजा द्वारा किए गए व्यापार की रक्षा के लिए 1887 में सीलोन के गवर्नर ने सुल्तान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते द्वारा ग्रेट ब्रिटेन ने औपचारिक रूप से मालदीव को अपने संरक्षक के रूप में मान्यता दी। समझौते की शर्तों के अनुसार सुल्तान को पहचानने और स्थापित करने और देश की रक्षा और विदेशी संबंधों के नियंत्रण की जिम्मेदारी ग्रेट ब्रिटेन में निहित थी। बदले में द्वीपवासियों को आंतरिक मामलों का फैसला करने के लिए स्वतंत्रता छोड़ दिया गया था और मालदीव पर सुल्तानों के उत्तराधिकार का शासन जारी रहा था। 1932 तक सुल्तान वंशानुगत थे। जब सल्तनत को वैकल्पिक बनाने का प्रयास किया गया जिससे सुल्तानों की पूर्ण शक्तियां सीमित हो गई, मालदीव 1953 तक ब्रिटिश क्राउन प्रोटेक्टर बना रहा। जब सल्तनत को निलंबित कर दिया गया और मोहम्मद अमीन दीदी की अध्यक्षता में प्रथम गणराज्य घोषित किया गया, हालांकि सल्तनत को अगले वर्ष बेहाल कर दिया गया था। तब से मालदीव में राजनीतिक विकास द्वीप में ब्रिटिश सैन्य उपस्थिति में काफी प्रभावित रहा। 1956 में ब्रिटेन ने गणद्वीप पर अपने युगकालीन हवाई क्षेत्र और हितौद द्वीप पर एक रेडियो स्टेशन को फिर से स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। मालदीव ने अंग्रेजों को गान पर 100 साल का पट्टा लगा दिया जिसके लिए उन्हें प्रति वर्ष 2000 का भुगतान करना पड़ता था। समझौते की पुष्टि होने से पहले नए प्रधानमंत्री इब्राहिम नासिर ने पट्टे को छोटा करने और वार्षिक भुगतान बढ़ाने के हित में समझौते की समीक्षा करने का आह्वान किया, लेकिन 1959 में नासिर को दक्षिण अटोल में एक स्थानीय अलगाववादी आंदोलन द्वारा चुनौती दे दी गई जो गण पर ब्रिटिश उपस्थिति से आर्थिक रूप से लाभान्वित हुआ। उसने ब्रिटेन को भुगतान के साथ 30 साल की अवधि के लिए गण और हितौद दोनों सुविधाओं का उपयोग जारी रखने की अनुमति दी। मालदीव के आर्थिक विकास के उद्देश्य से 1960 से 1965 की अवधि में 7,50,000 रुपए आते रहे। तो इसमें 26 जुलाई 1965 को ब्रिटेन के साथ हुए समझौते के तहत मालदीव को आज़ादी मिली। ब्रिटिश सरकार ने गण और हितौद सुविधा के उपयोग को बरकरार रखा और इसके बाद मार्च 1968 में
एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह द्वारा सल्तनत को समाप्त कर दिया गया और नवंबर 1968 में इब्राहिम नासिर की अध्यक्षता में मालदीव एक गणराज्य बन गया। इसी के साथ हमारी सेकंड इकाई जो है समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इकाई थर्ड के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। प्लीज़ गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइज, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।